नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपसे वादा किया था कि आज शाम हम सब लोग के साथ एक चर्चा करने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का नामांकन हो गया है, वोटिंग होने वाली है। 10 नवंबर को परिणाम आने वाले हैं। क्या होगा बिहार, किसका होगा बिहार, बड़ी कौतूहल का विषय है। पूरे देश में चर्चा इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर है कि बिहार में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? क्या युवा मुख्यमंत्री इस बार बिहार को मिलेगा या कोई एक नया तीसरा घटक दल सत्ता में अपनी जगह बना पाएगा? ये तमाम तरह के किस्से, कहानियां पूरे देश में इस वक्त चल रहे हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम कुछ सार्थक चर्चा करने आए हैं कि क्या है बिहार का मूड, क्या चाहती है जनता और क्या जनादेश होगा बिहार की जनता का इस बार। क्या सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार फिर सत्ता में काबिज होंगे या अब की बार युवा सरकार के नाम से तेजस्वी फिर गद्दी संभालेंगे? इन सब के बीच कुछ सवाल जो बिहार की जनता के मन में गूंज रहे हैं, जिनका जवाब बिहार की जनता तलाश रही है, और उन्हीं जवाब को तलाशते तलाशते अपना जनादेश बिहार की जनता 10 नवंबर को सुनाएगी। तो इसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके साथ आया हूं। क्या है बिहार का मूड? तो बिहार के चुनाव की अगर हम स्थिति समझें तो बिहार का चुनाव पूरे देश में बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण की जो ताना बाना पूरे बिहार में गुथा हुआ है। आप कहीं भी किसी भी चुनाव की डिबेट को इस वक्त उठा के लीजिए, जहां तमाम पत्रकार बिहार की गांव-गांव की धूल फांक रहे हैं, तो सबसे वो जब पूछते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति बिहार का होता है तो वो अपनी जात पीछे बता देता है। तो जाति एक बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में काम करती है। तो क्या वो जाति का जो मकड़ जाल पूरे बिहार में है, क्या बिहार उससे निकल पाएगा या फिर बिहार उसी जाति के नाम पर वोट देगा? ये सब चर्चा के विषय हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज हम देखते हैं कि बिहार में पिछले विधानसभा की स्थिति क्या रही थी। पिछले विधानसभा 2015 में बिहार में एक अजीब प्रयोग हुआ जिसकी कल्पना शायद राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं की थी, कि राजनीतिक इतिहास के दो ध्रुव विरोधी धड़ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, दोनों की पार्टियां साथ आई, कांग्रेस पार्टी साथ आई और अन्य घटक दल साथ आए। उनके साथ चुनाव लड़ा गया महागठबंधन के नाम पर और एक क्लीन स्वीप बिहार को किया। 145 सीट से ज़्यादा उनको मिली, जिसमें 71 सीट नीतीश कुमार को मिली, 80 सीट लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मिली और 27 सीट कांग्रेस को मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी 53 सीट पर सिमट के रह गई, जिस चुनाव प्रचार को नरेंद्र मोदी ने लीड किया था। बिहार को बड़ा पैकेज देने की घोषणा की थी। उसके बावजूद सारे राजनीतिक पंडितों के प्रेडिक्शन धराशायी हुए और महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन उसके 2 साल बाद एक घटनाक्रम हुआ कि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना बैठे और आरजेडी जो है वो सत्ता से अलग होकर विपक्ष की भूमिका में आई। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब चुनाव होने हैं। एक तरफ है आरजेडी और कांग्रेस के साथ में अन्य लेफ्ट दलों का गठबंधन है, वो चुनाव लड़ रहा है तेजस्वी यादव की लीडरशिप में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे दावेदार हैं। दूसरी तरफ नीतीश और बीजेपी हम का एक गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और एक तीसरा घटक है जो पप्पू यादव, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और कई छोटी मोटी पार्टियां वो चुनाव लड़ रही हैं। उनका एक अलायंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक चौथी फिगर बिहार में है पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी से, वो भी इस वक्त ताल ठोक रही हैं। तो 4 ये मेन धड़े हैं। नीतीश कुमार का एक धड़ा है, तेजस्वी यादव का एक धड़ा है, पप्पू यादव का एक धड़ा है और पुष्पम प्रिया चौधरी का एक धड़ा है। और एक 5वां धड़ा भी बन गया है। एलजेपी जो इस बिहार की जो एक पार्टी है वो इस बार एक अलग रोल में दिख रही है। वो एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, वो कुछ और ही दृश्य है उनका। तो पिछले चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन बाजी पलटी 2017 में, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और सरकार चला रहे हैं। इस वक्त क्या सिनेरियो है 2020 में? कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना के लॉकडाउन में जिस तरीके से माइग्रेशन हुआ उसका एक मुद्दा है। उसी के बाद बारिश के दिनों में 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए बिहार के, उसका एक मुद्दा है। और सबसे मुद्दा जो इस पूरे भारत देश के सामने है
बेरोजगारी का मुद्दा। अब बात यह है कि बिहार में जो परंपरागत राजनीति होती थी वो जाति के आधार पर होती थी। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि बिहार की राजनीति मुख्यतः जाति पर आधारित थी। जातीय समीकरणों के हिसाब से वहां चुनाव लड़े जाते थे। विकास कभी वहां मुद्दा नहीं रहा। पिछले कुछ समय में विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यतः जो प्राइमरी फैक्टर जो इलेक्शन में रहता था वो कास्ट फैक्टर रहता था। इस बार एक बड़ा शिफ्ट आया है। बड़ा शिफ्ट क्या है कि जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने चुनावी कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में डेवलपमेंट को एक एजेंडा बना रहे हैं, विकास को, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, मुद्दे आधारित राजनीति का क्रम हम बिहार की राजनीति में पहली दफा देख रहे हैं। उससे पहले जातीय समीकरणों की राजनीति बिहार में होती थी। ये एक बड़ा शिफ्ट बिहार की राजनीति में है। लेकिन ये क्या बड़ा शिफ्ट बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। एक तरफ कैंपेन संभाले हुए हैं, अकेले कैंपेन संभाले हुए तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरशिप। दूसरी एक तरफ है पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद, रावण और उनके तमाम नेता, और एक तरफ है चिराग पासवान, रामविलास पासवान इस वक्त नहीं रहे हैं वहां, उनका पिछले सप्ताह ही स्वर्गवास हुआ है, और एक है पुष्पम प्रिया चौधरी। क्या चल रहा है बिहार में, कैसे हो रहा है? तो बात यह कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर बिहार की राजनीति में खींचने की कोशिश की है कि उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो किया है, जो वादे वो लोग जनता से कर रहे हैं, तो पहली बार वो मुद्दे आधारित राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे 22% बजट लेके आएंगे, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन की डिग्रियां, एजुकेशन सिस्टम को हम सुधारेंगे, वो कह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम किसान को हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, वो कह रहे हैं कि बाढ़ का प्रबंधन करेंगे। वो तमाम जो मुद्दे बिहार की जनता इस वक्त फेस कर रही है, उन सब मुद्दों को चुनाव में लेकर वो जनता के बीच हैं। दूसरी तरफ अब इसमें एक बड़ा खेल जो है तेजस्वी ने खेला है, वो है रोजगार का मुद्दा। रोजगार का मुद्दा इसलिए कि बिहार की 60% आबादी युवा है और बिहार की बेरोजगारी दर 40% कुछ है। तो बिहार की बड़ी बेरोजगारी दर पर अगर रोजगार का मुद्दा छेड़ दिया तेजस्वी ने, तो बिहार की वो दुखती रग है, उस पर मरहम लगाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब विपक्ष को, जो उनके विपक्षी पार्टी है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इस वादे को कैसे काउंटर करें। 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में पहली कलम से, इस पर वो बात कर रहे हैं। तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, उन पर उनका खंडन कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां दे ही नहीं सकते, क्योंकि उतना बिहार की सरकार के पास बजट ही नहीं है, कहां से लाएंगे पैसा, और ना हो सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो 10 लाख नौकरियों का वादा है वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में इतना पैसा नहीं है। वहीं आज जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने लगी कि जहां कल तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, नीतीश कुमार की पूरी लीडरशिप, जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे को झूठा बता रहे थे, कह रहे ये हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल, वो अब 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि हम बिहार के लोगों को 19 लाख रोजगार देंगे। तो जो 10 लाख नौकरियों के वादे को कह रहे थे ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, आज वो लोग 19 लाख नौकरियों के देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने जो जाल फेंका था उसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी फंस गए। और ये बात सही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार का युवा इस वक्त दिखाई दे रहा है। नौकरियों का जो वादा तेजस्वी यादव ने किया उस पर जनता का इम्पैक्ट दिख रहा है, इसलिए उनकी जो चुनाव प्रचार में जो भीड़ दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा है। तो ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को समझ आ रहा है कि अगर रोजगार पर बात नहीं की गई तो शायद गाड़ी पलट सकती है, और जनता रोजगार पर बात करना चाह रही है, इसलिए उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया। अब बात यह है कि फैक्टर क्या है। जिन धड़ों को लेकर ये आशंका जताई जा रही थी कि ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, जिसमें एलजेपी थी, पप्पू यादव की पीडीए अलायंस इनके साथ है, और एक पुष्पम प्रिया चौधरी, इन तीनों को हम, मेरे जहां तक अंदाजा, तमाम पत्रकारों के इंटरव्यू मैंने देखे, तमाम रिपोर्ट्स आर्टिकल्स मैंने पढ़े, तो उनसे सबसे यही लग रहा है कि जो तीनों पार्टियां हैं, पप्पू यादव की जो पीडीए डेमोक्रेटिक अलायंस है चंद्रशेखर रावण के साथ में, दूसरा पुष्पम प्रिया चौधरी का है, और तीसरा एलजेपी का है,
ये तीनों जो हैं वो वोट कटवा पार्टी रहेंगी बिहार के लेवल में। इनको बहुत कुछ सफलता हासिल नहीं होनी है। ये 2-2, 4-4 सीट पर सिमट जाएंगी, लेकिन ये किसको नुकसान पहुंचाएंगी ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एलजेपी जो है वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है, जेडीयू को कमजोर कर रही है। अगर जेडीयू कमजोर होती है तो बीजेपी शक्तिशाली होगी, बीजेपी को फायदा होगा, तो बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत सकती है। पीडीए और जहां तक आजाद समाज पार्टी की बात है, जन अधिकार पार्टी और आजाद समाज पार्टी की बात है, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण और पप्पू यादव, इनको रॉबिन हुड और दलित रॉबिन हुड उनको कहा जाता है, इनकी जहां तक बात कर रहे हैं, इन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, कुछ दलित युवाओं में चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर कुछ उत्साह जरूर है। पप्पू यादव ने जिस तरीके से पिछले 2 साल से एक्टिविटी अपनी दिखाई है, उसको लेकर एक सिंपैथी बिहार की जनता में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट इलेक्शन रिजल्ट पर नहीं डाल पाएंगे। तो बात यह है कि ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एलजेपी तो आप कुछ लोग कह रहे हैं जेडीयू को, और वो दिख भी रहा है कि जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है। ये 2 पार्टियां जो हैं, ये किसको, जो पीडीए है, ये किसको नुकसान पहुंचा रहा है। जहां तक आजाद समाज पार्टी दलित वोट बैंक की बात है और पप्पू यादव की बात है, तो जहां तक मुझे दिख रहा है ये दोनों को बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जो बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इधर आरजेडी को भी बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनका बहुत ज्यादा रोल इस इलेक्शन में नहीं रहने और डिसाइडिंग फैक्टर ये नहीं होंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी तो बिल्कुल काउंटर ले रही है, उनकी अलग तरह की राजनीति वो कर रही है बिहार में। वो राजनीति बिहार में उनकी शायद चलती हुई नहीं दिख रही, इसलिए वो अलग थलग पूरी राजनीति उनकी हो रही है। अब बात यह है कि तेजस्वी यादव बिहार है एक तरफ, उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, और उनके साथ पहली बार लेफ्ट बड़ी तादाद में उनके साथ है, और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी और हम पार्टी है। अब बात यह है कि एक चीज जो स्पष्ट दिखाई दे रही है तमाम इंटरव्यू को देखने के बाद, तमाम चीजों को देखने के बाद, नीतीश कुमार इस वक्त कमजोर हैं। नीतीश कुमार स्पष्ट रूप से बिहार में कमजोर दिखाई दे रहे हैं, जिनको सुशासन बाबू को अब जनता शायद स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इसलिए उनकी जो पार्टी है जेडीयू, वो 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो लेकिन 112 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो 112 सीटों में उनको ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं। 15 साल का वो है एक, जिसको हम बोलते हैं राजनीति की भाषा में कि सत्ता पे बैठे हुए जो लोग ज़्यादा दिन हो जाते हैं, वो होता है। तो नीतीश कुमार इस बार डाउन जाने वाले इस चुनाव में, बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है। इसमें सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी कमज़ोर दिख रही है। लेकिन बात है कि नीतीश कुमार के कमज़ोर होने से फ़ायदा किसको मिल रहा है। नीतीश कुमार डाउन हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब डाउन हो रहे हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है या आरजेडी को हो रहा है। अब यहां पर यह है कि नीतीश कुमार की जो शिफ्टिंग है वो बीजेपी की साइड होगी या आरजेडी की साइड होगी, कि नीतीश कुमार से जो वोटर, जिस वोटर का मोहभंग हो चुका है, वो किधर शिफ्ट होगा, बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा या आरजेडी की तरफ। अभी तक जैसा सर्वे में तमाम चीजों में देख रहा है कि बीजेपी को लेकर वहां की जनता में मोहभंग थोड़ा कम है। जैसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था कि बीजेपी से ज्यादा मोहभंग जनता का हुआ होगा, वैसा नहीं दिख रहा है अभी तक। दूसरी बात है कि आरजेडी कितना नीतीश को कमजोर कर पाएगी। अब जो बिहार का चुनाव, पूरा जो बिहार का चुनाव टिक गया है, वो टिक गया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के ऊपर, कि कौन बिहार के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। मेजॉरिटी अभी दूर दूर तक किसी के साथ दिखाई नहीं दे रही है, और ना दिख रहा है कि एक कोई बात, लड़ाई अब इस बात की है कि कौन एक सबसे बड़ा दल होगा, बीजेपी या आरजेडी। इन दोनों में लड़ाई इस बात की है, और बीजेपी दिख रही है कि शायद वो जेडीयू से ज्यादा सीट लेकर आए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि एलजेपी डायरेक्ट नुकसान उसको कर रही है, और नीतीश कुमार से मोहभंग भी है जनता का, तो बीजेपी को उसका थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं लालू का जातीय समीकरण और उनकी मुद्दे आधारित राजनीति, और जिस तरीके से वो अकेला लड़कर पूरे विपक्ष को, पूरी पार्टी भाजपा और नीतीश को काउंटर कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है उनका। तो लोग प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद यूथ की पॉपुलेशन रोजगार के मुद्दे पे तमाम जो इश्यूज उठा रहे हैं बिहार की राजनीति में, शायद वो गेन कर पाए और एक बढ़िया मैंडेट उनको मिल पाए, तो शायद वो सत्ता बना पाए। दूसरी चीज, कन्हैया एक फैक्टर बिहार की राजनीति में, कुछ लोग बता रहे कन्हैया एक बड़ा फैक्टर है। तिरंगा यात्रा जब उन्होंने निकाली, जनगण यात्रा निकाली, तो बड़ा एक मोर्चा उनके साथ दिखा था। तो ये भी दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ में लेफ्ट धड़ा भी इस बार साथ है।
तो लेफ्ट जो पहले अलग लड़ता था इस बार साथ लड़ रहा है, तो शायद इसका फायदा आरजेडी को और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। तो ये एक फायदा दिख रहा है। तो अब जो लड़ाई दिख रही है बिहार की राजनीति में वो दिख रही है बीजेपी और आरजेडी में। नीतीश कुमार इस वक्त पिक्चर से गायब दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार की इमेज कम हो रही है, वहां नीतीश कुमार की छवि बिगड़ रही है जनता में। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि किसको मैंडेट मिलेगा, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की है। बीजेपी बनाम आरजेडी चुनाव हो रहा है, स्पष्ट शिफ्ट दिख रहा है। इसलिए बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में नीतीश कुमार से नहीं पूछ रही, जबकि ज्वाइंट वो था। बीजेपी अपना अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है, जनता दल यूनाइटेड अपना अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है, जबकि दोनों गठबंधन को एक मैनिफेस्टो तैयार करना था। तो मतलब बीजेपी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार वहां मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, तो शायद वो सीएम कैंडिडेट अपना दावा ठोक पाए, जैसा कि महाराष्ट्र में उनके साथ हुआ। ये भी एक गणित दिख रहा है कि कुछ लोग के बिहार में अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो मुख्यमंत्री दावेदार अभी तो वो कह रहे हैं नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, जेडीयू की कम सीट आएंगी, बीजेपी की ज़्यादा सीट आएंगी, वो कह देगी मुख्यमंत्री पद हमारा होगा, सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये भी एक आशंका दिख रही है। लेकिन लड़ाई इस वक्त आरजेडी और बीजेपी में स्पष्ट दिखाई दे रही है। आरजेडी मुद्दे आधारित राजनीति पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी का संगठन, केंद्रीय नेतृत्व और इलेक्शन मैनेजमेंट और रिसोर्सेस उनके पास ज़्यादा है आरजेडी के उधर। लेकिन फिर भी आरजेडी ने एक मुद्दे आधारित राजनीति को बिहार में ला दिया है। करामात की बात देखनी बात होगी ये कि क्या आरजेडी के युवा चेहरा तेजस्वी यादव करामात दिखा पाएंगे, कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे? क्या बिहार की जनता इस युवा मुख्यमंत्री को स्वीकार करेगी? क्या इनकी मुद्दे आधारित राजनीति जो ये करते हैं की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसको बिहार की जनता स्वीकार करेगी? फर्क साफ दिख रहा है कि इस बार बिहार की जनता कुछ अलग मुद्दों पर वोट करने वाली है। जाति का जो फैक्टर बिहार की राजनीति होता वो कम दिख रहा है। तो नटसेल में अगर हम बात कहें कि बिहार कहाँ खड़ा होगा, तो उसकी दिख रहा है कि युवा मुख्यमंत्री की तरफ एक झुकाव बिहार की जनता का दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की टक्कर के साथ बीजेपी टक्कर दे रही है और तेजस्वी यादव भी पीछे हटने वाले नहीं है। दोनों की बिल्कुल कांटे की टक्कर है, कोई भी स्पष्ट नजरिया नहीं आ रहा। ओपिनियंस पोल्स को मैं नहीं मानता कि ओपिनियंस पोल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो अलग स्थिति बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी उनको शायद ओपिनियन पोल की डिफर है। तो लेकिन बिल्कुल कांटे का टक्कर है आरजेडी और बीजेपी में इस वक्त। ठीक है, नीतीश कुमार का कमजोर होना किसको फायदा पहुंचा रहा है, बीजेपी को या आरजेडी को? हो सकता है कि आरजेडी अगर थोड़ा सा गेन कर गई, बहुत तेजी से तेजस्वी यादव अपने आप को जनता के सामने इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो रही है। अगर थोड़ा सा भी नीतीश कुमार के कमजोर होने का फायदा आरजेडी को मिला तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर कब्जा जमा पाएंगे, उनकी पार्टी एक लीड रोल में आ पाएगी। लेकिन अभी चुनाव बाकी है। लेकिन ये बात ठीक है कि तेजस्वी और बीजेपी में लड़ाई है। तेजस्वी एक बड़ा चेहरा बनकर बाहर की राजनीति में उभर रहे हैं और कहने वाली बात ना हो, अगर मुद्दे आधारित राजनीति हुई और सफल हुई तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी चलना बाकी है। लेकिन बात यह है कि जो जाल फेंका था तेजस्वी यादव ने, उसमें विपक्ष फंस चुका है और उन्हीं मुद्दे आधारित राजनीति पे विपक्ष आ गया है और उनके फंसाए हुए जाल में फंस गया है। देखना बात यह है कि तेजस्वी यादव कितना बेहतरी से चुनाव लड़ पाते हैं, कितने मैनेजमेंट्स के साथ कर पाते हैं, क्या अपने पिताजी की जो विरासत में जो जाति आधारित राजनीति मिली थी, क्या उसको पीछे छोड़ के मुद्दे आधारित राजनीति को बिहार की राजनीति में सफल बना पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा चमत्कार बिहार की राजनीति में होगा और आने वाले दिनों में हमें बिहार में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अगर कोई सवाल हो, कोई वो हो, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के इसको भेज सकते हैं। और भी कई बाद 2-3 दिन बाद हम लोग फिर जुड़ेंगे कि क्या बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन एक स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है बिहार के चुनाव में और तेजस्वी यादव दोनों ही लीडिंग रोल में हैं। क्या राजनीति का किस करवट बैठेगा इस पर अभी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा। दोनों बहुत टक्कर की लड़ाई में हैं, कहीं भी पीछे हटने के लिए तैयार ना तो तेजस्वी यादव है ना भारतीय जनता पार्टी है। कड़ा मुकाबला है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार साझा रैली करेंगे, उधर राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो एक आक्रामक प्रचार का दौर तेज होगा और फिर कहानी कुछ और बदलेगी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट है, जो चुनाव शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों लीडिंग रोल में रहेंगी, ये स्पष्ट है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।